Okay guys, we start with cash flow. हमारा फर्स्ट रिवीजन टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, which will come near about 7 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 3 मार्क्स की कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट आएगी। 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं उस सेट से, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक 5 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। Now what is cash flow statement is? In cash flow statement we study about inflow and outflow of cash. हम ये पढ़ते हैं कि हमारे बिजनेस में कहां-कहां से कैश आ रहा है और हमारे बिजनेस में कहां-कहां से कैश जा रहा है। That means we study about inflow and outflow of cash. कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस के अंदर 3 तरह से काम किया जाता है। एक, हमारे बिजनेस का डेली रूटीन एक्टिविटी, डेली रूटीन। दूसरा, बिजनेस चलाने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा, फाइनेंस। फिर जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है उस पैसे को बढ़ाओ। तो बढ़ाएंगे कैसे? उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट। एक 3 सबसे बड़े सोर्स, यही सोर्स है बिजनेस में पैसे के, और यही 3 यूजेस हैं पैसे। तो जो पैसा हमारे को डेली रूटीन वर्क से आता है, दैट इज नोन एज बिजनेस ऑपरेशन, दैट इज कॉमनली नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो पैसा हम बिजनेस को फाइनेंस करके, फाइनेंस का मतलब होता है बेसिकली कैपिटल से। कैपिटल, अगर हम कोई भी बिजनेस समझे, उस बिजनेस का सबसे मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? कैपिटल। उसके बाद लोन। तो ये 2 ही सबसे बड़े सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिससे हमारे को लॉन्ग टर्म पैसा मिलता है। एक कैपिटल और दूसरा लोन, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज, व्हाट वी कॉल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर बारी आती है जब पैसा आ जाता है तो हम उसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कहां करते हैं? इन्वेस्ट हम उसे करते हैं एसेट्स के अंदर। इन्वेस्ट कहां करते हैं? एसेट्स। दैट इज नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट इज नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमारे पास ये 3 सबसे बड़े सोर्स ऑफ uses and source of cash inflow है। बिजनेस में रेगुलर रूटीन ऑपरेशन से जो पैसा आता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। जो हम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं या हम किसी से लोन लेते हैं, दैट इज कंसिडर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स के अंदर, उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमारी इस बुक का नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में, याद होगा, चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, व्हाट वी प्रिपेयर। तो इसका मतलब 2 पार्ट्स हो गए, एक इनकम स्टेटमेंट हो गई और एक पोजीशन स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट है वो पूरी की पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। Income statement, that is in the form of company accounts, हम उसे बोलते हैं statement of profit and loss। Right? Financing activities बिजनेस को फाइनेंस करता है और वो कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से रिलीव कर रहा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाती है कैपिटल, दैट इज कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज बेसिकली लायबिलिटी साइड, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम एसेट्स में करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब एसेट्स में करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में करते हैं, दैट इज नोन एज फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब तुम पूछोगे कि भाई नॉन करंट और कैपिटल तो इन दोनों में आ गए, बच क्या गए करंट वाले। तो करंट वाले कहां जाएंगे? करंट एक्टिविटीज बेसिकली रिलेट्स विद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अगर हम समझे तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कब अराइज होती है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज अराइज होती है जब हम बिजनेस करते हैं। मैं उधार पे सामान खरीदूंगा या मैं उधार पे सामान बेचूंगा, तभी तो क्रेडिटर्स और डेटर्स आएंगे। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में मेन आइटम्स किसकी है? करंट डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो हमारा जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वाला पार्ट है वो हमारा चला जाता है बिजनेस ऑपरेशन, वो हमारा चला जाता है बिजनेस ऑपरेशन। तो हम उसे यहां पे क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्किंग कैपिटल इन दो चीजों को हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं, राइट? We start with a detailing of from operating activities. What is this operating activities? And what we do in operating activities? Operating activities होता क्या है और operating activities में हम करते हैं। There are two methods of calculating profits from operating activities. Basically हमारे को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमारे को कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एक जर्नल थॉट होना चाहिए हमारे पास। डायरेक्ट मेथड कहता है आपको ये चेक करना है कि आपने डायरेक्ट कैश कितना रिसीव किया, कैश रेवेन्यू जनरेटेड, राइट? आपका कैश कितना है, दैट कैश फ्रॉम कैश सेल्स। बेसिकली हमारे पास कैश कहां से आएगा? कैश सेल्स से आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा। ये दो सबसे मेन सोर्स ऑफ कैश कलेक्शन होते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग कमीशन रिसीव वर्ड जरूर आएगा क्योंकि हम कैश रिसीव, लेस ऑल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमने कैश में किए हों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हाट आई हैव डन इन कैश। फिर operating expenses, office and administration expenses and selling and distribution expenses which are paid in cash। याद रखना वर्ड जरूर लगाना है, paid in cash। क्यों? क्योंकि जो भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होगा वो तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बन जाएंगे। जो भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होगा वो तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बन जाएंगे। तो उनकी ट्रीटमेंट तो वहां वर्किंग कैपिटल के हिसाब से होगी। इस डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे को इनडायरेक्ट मेथड पर, इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है? देखो अब हम समझे तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस gives us operating profit। ये हमारे लिए क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर
लेस नॉन ऑपरेटिंग expenses and other incomes gives us profit before tax. Profit before interest and tax. Less interest on borrowings gives us profit before tax. Less tax gives us profit after tax. That is commonly known as net profit. जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट मेथड. वो डायरेक्ट मेथड होता है. जब हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट मेथड. जब हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है, और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड. तो हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट मेथड में क्या आएगा और इनडायरेक्ट मेथड में क्या आएगा. डायरेक्ट मेथड का याद, अगर हम इसके फॉर्मेट की तरफ देखें, अगर हम समझे हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का बनेगा. पहले तीनों एक्टिव हम जरूर लिखेंगे कि हम ऊपर बना के आ रहे हैं. कैश flow statement for the year ending बहुत सारे स्कूल अलग अलग फॉर्मेट्स भी बनाते हैं, तो हम उस अलग अलग फॉर्मेट्स पर नहीं जा रहे. हम एक बेसिक फॉर्मेट फॉलो करेंगे और हम उस बेसिक फॉर्मेट पे ही सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. दिस वाज द फर्स्ट, दिस साइड इज फर्स्ट पेज एंड दिस साइड इज सेकंड पेज. और एक चीज याद रखना, आप जब भी पेज चेंज करेंगे आप ऊपर दोबारा से पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस डेबिट क्रेडिट लिखेंगे. ये नहीं कि आप उसे छोड़ देंगे, आप लिखेंगे ही नहीं, आप दोबारा से लिखेंगे ही लिखेंगे, आप दोबारा से लिखेंगे ही लिखेंगे. जो कैश हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आता है दैट इज नोन एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम investing activities, cash flow from financing activities, ये तीनों एक्टिविटीज को जब हम ऐड ऑन करेंगे तब हमारे पास आएगा नेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Cash and cash equivalents includes cash in hand, cash at bank, marketable securities and other items. Add opening balance of cash, इनर कॉलम में लिखेंगे बैंक, इनर कॉलम में लिखेंगे फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज.
इसे भी इनर कॉलम है। इन तीनों को जब ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन तीनों को टोटल करेंगे, आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इस अमाउंट को ऐड ऑन करेंगे, इस अमाउंट के बराबर आएगा। इसी तरीके से कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो भी यही बैलेंस आएगा। तो दोनों का बैलेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो क्वेश्चन सही है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन गलत है एज यूजुअल। नोट डाउन करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, checks in hand, drafts in hand. Checks in hand and drafts in hand is near about one of the same things. Drafts in hand, short-term investments, that is commonly also known as marketable securities. Next is short-term deposits in bank. Next is short-term deposits in bank. ये सारी चीजें कंसिडर होती है कॉमनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। हमने इनको अलग, जब हमने नेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाला था तो हम इन्हें अलग अलग लिख लिया। दैट इज नेट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों एक्टिविटीज को ऐड करके आ गया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फिर जब हमने उसमें ऐड किया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिख सकते थे, लेकिन क्या होता है जब हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं उनमें वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की सेपरेशन दी हुई होती है। भाई कैश का बैलेंस अलग होगा, बैंक का बैलेंस अलग होगा, तो हम उन्हें, इसलिए हमने उन्हें भी अलग अलग से लिख लिया था। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर नहीं करते। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नाउअडेज बिकम सोर्स ऑफ फाइनेंस। पहले होता था कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपने एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर लिया और वो काम खत्म। जैसे आज मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने विड्रॉ किया और काम खत्म। लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक ओवरड्राफ्ट को एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करने लग गई, लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज करें, तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट इज नाउ कंसिडर्ड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसी तरीके से कोई भी कंपनी हो, किसी ने अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन लिया हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, वो दोनों चीजें हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही ट्रीट होती है। वो दोनों चीजें हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही ट्रीट होती है। तो ऑटोमेटिकली उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शिफ्ट हो जाएगा, उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट्स की। भाई इन्वेस्टमेंट्स भी दो तरह के होंगे ना, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दे आर कंसिडर्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लेकिन प्रोसीड्स ऑफ दैट आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसकी जो प्रोसीड्स होते हैं, इसलिए हम सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज और परचेजेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करते। वी इंक्लूड ओनली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके आगे लिखा होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं और वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा हमारे को जानना भी फिलहाल जरूरत नहीं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे। पहले जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू किया था और हमने जब पहले पढ़ा था
तो हमने उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से शुरू किया था एंड वी स्टार्टेड विद प्रॉफिट, changes in profit, that is net differences in the balances of P&L. लेकिन अब हम जो एक्चुअल फॉर्मेट में हमारे को बनाना है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3, वो क्या बोलता है, हमारे को जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है वो हमारे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से बनानी है, हमारे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से बनानी है। पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखेंगे, फिर हम फाइनेंसिंग और फिर इन्वेस्टिंग, ऐसे अलग अलग सीखेंगे, ये नहीं कि हम एक साथ सारा सीख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं आज, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब हम शुरू करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीखते हैं, वर्किंग नोट्स बनाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन एक साल ही है। हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत नहीं, अब छोटा हो जाएगा ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ना हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब हमने पहली बार पढ़ा था, जो हमने नेट प्रॉफिट बोल रहे थे, वो से लेके प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जितनी भी चीजें थी वो सारी अब हम वर्किंग नोट्स में बनाएंगे, वो सारी की सारी अब हम वर्किंग नोट्स में बनाएंगे। दैट इज नेट डिफरेंसेस इन द बैलेंसेस ऑफ P&L। Net difference in the balances of P&L is net difference in the balance of statement of P&L. फॉर्मेट चेंज होगा ना, स्कूल में ये नोट्स स्कूल में गया होगा हाँ स्कूल में नहीं गया पढ़ते ही हो स्कूल में। ओके यार, ये ऐसे ही आएगा, net differences in the balances of statement of P&L। देखो स्कूल में, किसी के स्कूल में AS प्रॉफिट बिफोर टैक्स से बनवाया है, किसी के स्कूल में जैसे मर्जी बोल दिया आप बना लो। हम बोर्ड में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी शुरू कर सकते हैं और हम बोर्ड में यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। That doesn't make much difference, आपको जिस तरीके से समझ में आता है आप उस तरीके से बना लो, क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिस वो वाला किया हुआ है इसलिए वो ज्यादा इजी लगता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ये एक दो लाइनें हमें वर्किंग नोट्स में बनानी है और बाकी सारा तो सेम है। नेट डिफरेंसेस इन द बैलेंसेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड जनरल रिजर्व, इनर कॉलम में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, proposed dividend, that is nowadays also commonly known as dividend payable. Proposed dividend is a contingent liability, ये footnote of the balance sheet के अंदर दी हुई होती है। Proposed dividend, interim dividend, provision for doubtful debts, provision for doubtful debts सिर्फ तभी ऐड होता है only when debtors are good, डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स आर गुड। जब हमारे डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल गुड्स और गुड होते हैं तभी हम इन दोनों चीजों को वहां पे ऐड करते हैं। देन जो, क्योंकि ये तो सारे एक्सपेंसेस पे यूटिलाइज, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड बना रहे हैं तो ये तो सारे यूजेस और एक्सपेंसेस थे, इसलिए हमने इन सबको ऐड ऑन कर दिया। लेस जो इनकम्स है उन्हें हम माइनस करेंगे, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आ रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस ऐड इनकम्स कर रहे थे, तो अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जो इनकम्स है वो हम सब्ट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम
and refund of tax. ना refund of tax का मतलब होता है कि जो मैंने टैक्स पहले जमा कराया था उसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा भाई आपने ज्यादा टैक्स जमा करा दिया तो हम आपको वो टैक्स वापस कर रहे हैं, तो वो टैक्स तो हमारे लिए इनकम हो जाएगी क्योंकि मेरा टैक्स वापस आ रहा है, इसलिए हमने उसे सब्ट्रैक्ट आउट कर। इससे जो नेट अमाउंट आएगी उसे हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे और हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो जीएसटी है अगर आउटपुट ज्यादा होगा और नहीं होगा ना, लेट्स मूव, लिखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमारे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जो कंडीशंस है वो हर एक्टिविटी के लिए अलग है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फाइनेंसिंग के लिए अलग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन्वेस्टिंग के लिए अलग है। भाई सबका अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब है any income which occurs due to undue circumstances once in the life of many persons। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो वही होगा ना जो वंस इन मेनी लाइफ में होगा, और जो रोज रोज होता ही रहता है, रोज रोज मेरी इनकम होती रहती है, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती, वो तो रेगुलर इनकम है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब ही यही है कि वंस इन अ वाइल जो कि हमारे लिए एबनॉर्मल हो गई है, तो वो जो एबनॉर्मल इनकम्स है वो हम इन्हें लेस आउट कर रहे हैं। लिखते हैं फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैसे लिखते हैं? एग्जांपल लिख, इस फॉर्मेट में नहीं लिखना, पीछे आ जा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हेडिंग डाल और एग्जांपल लिख। वर्किंग नोट्स तो लिखना, वर्किंग नोट्स वगैरह, वर्किंग नोट्स के तो बहुत है। हाँ इसी के नीचे लिखना है, तो वर्किंग नोट्स ही है ना। फॉर्मेट जब बनाएंगे तो इसके नीचे लिखते जाए तो बहुत सारे नोट्स हैं। सर जब पॉइंट करते हैं हाँ फॉर्मेट की जगह अलग रख लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाने की जगह, और ये वर्किंग नोट सारे एक साथ लिखते जाओ। कैश फ्लो के फॉर्मेट के अंदर नियर अबाउट 1.5 पेज लगेगा। सर जब क्वेश्चन करते हैं तो वर्किंग नोट्स पहले लिखेंगे या फिर फॉर्मेट लिखेंगे? हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर ज्यादा एडजस्टमेंट्स होगी तो वर्किंग नोट्स पहले बना लेंगे, अगर कम एडजस्टमेंट्स होगी तो कुछ एडजस्टमेंट तो थोड़ी आ गई, जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेपर के ऊपर है। नहीं दोस्त का नोट जो पर एक ले दो यार भाई मैंने तो क्वेश्चन में 9 भैया अभी क्या करना? अबे वो सर अलग कराते हैं पेपर में कोई है। चलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, compensation paid to employees under voluntary retirement scheme, under voluntary retirement scheme, ब्रैकेट में लिखना VRS। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बेसिकली नोन एज VRS। इसमें क्या होता है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बोला जाता है कि आप रिटायर हो जाओ। जैसे नील एक एम्प्लॉय था, कोई काम वाम नहीं करता था, बेकार था, हमने कहा यार इसको निकालो यहाँ से वरना तो बेकार कंपनी को लॉस होगा, तो कंपनी ने कहा जी आप रिटायर हो जाओ, इसकी जगह यंग बंदे को लेके आएंगे। कई अलग अलग रीजंस भी होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कंपनी बंद हो रही होती है, बैंक बंद हो रहा होता है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को ऑफर देता है, या वो अपने एम्प्लॉयज को घटा रहे होते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज को ऑफर देता है कि आप अपने आप रिटायर हो जाओ। तो कई जो लोग देखते हैं कि हाँ हमारे में पोटेंशियल है और हमारे को दूसरी जगह जॉब इजीली मिल जाएगी, तो वो क्या करते हैं अपने उस पर्टिकुलर जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं ड्यू टू एनी रीजन। तो उस समय उनको जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो वो एक्स्ट्रा पैसा VRS कहलाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। भाई किस लिए ऐसा होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब शुभम है, ये मेरी फर्म के अंदर पहले बहुत सालों से काम कर रहा है, अब इसकी सैलरी हो गई 1.5 लाख रुपए। भाई 1.5 लाख, क्योंकि वो इतने सालों से काम कर रहा है, क्योंकि उस सीनियरिटी के हिसाब से उसकी सैलरी हो गई 1.5 लाख रुपए। लेकिन मुझे एक यंग बंदा मिल रहा है उससे ज्यादा कैपेबिलिटी का, और वो सैलरी ले रहा है 30,000 रुपए, तो मैं वो 1.5 लाख रुपए एम्प्लॉय को क्यों रखूं, जबकि उसकी कैपेबिलिटी वो 30,000, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और वो ओल्ड है तो वो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, उसको रिटायर कर देते हैं, उसको बोलते हैं आप VRS ले,
अब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो और हम नए वाले को अपॉइंट कर लेते हैं, 1,20,000 रुपए बच जाते हैं ना कंपनी में, तो कंपनी और कैपेबिलिटी काम करने की क्षमता भी तो बढ़ जाती है। जो नया बंदा आएगा उसकी एबिलिटी और न्यू आइडियाज ज्यादा आएंगे, तो इसलिए अलग अलग रीजन से कंपनियां ये VRS देती रहती हैं अपने एम्प्लॉइज को। सर जिससे हम पे कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं होगा यहाँ पे? अरे तो बता रहा हूँ ना, वो तो एग्जांपल तुझे लिखना है, इनकम भी आएगा। इसी के आगे लिखते हैं नेक्स्ट इंश्योरेंस क्लेम। सर VRS खुद लेते हैं ना? हाँ VRS हम खुद देते हैं। इंश्योरेंस क्लेम भाई एक्सपेंस होगा तो ऐड हो जाएगा, वो तो सिंपल है ना, और इनकम होगी तो माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर insurance claim received for goods destroyed in earthquake। ये इन्वेस्टिंग नहीं हो goods में goods नहीं, मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में है नहीं, क्योंकि वो goods थे। अगर यहाँ पे लिखा बिल्डिंग है तो वो इन्वेस्टिंग में चले जाए। गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है, या गुड्स पे आग लग गई थी उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरह से वो सैलरी पे करी थी तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि VRS तो बहुत रेयरली होता है। एक्सपेंसेस होंगे तो ऐड हो जाएंगे और इनकम्स होंगी तो माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। claim received against damage of fixed assets claim received against damage of fixed assets because of natural calamities। Financing activities, payment for buyback of shares, payment for buyback of shares। अब इसमें कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ इनकम्स हैं। जो इनकम्स होंगी वो माइनस हो जाएंगी और जो एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड ऑन हो जाएंगे। फॉर्मेट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल डिटेल। So from average, so okay, आएगा नहीं यार। प्लीज यार बात नहीं करो और सिर्फ फॉर्मेट बनाओ, क्योंकि हम इस फॉर्मेट को स्क्वीज अप करेंगे थोड़ा छोटे में, सो दैट हमारे को फॉर्मेट की टर्म्स याद हो कि हम क्या चीज क्यों ऐड कर रहे हैं और हम क्या चीज क्यों सब्ट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। क्योंकि डिटेल में एक बार हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं सब कुछ, अब हम उसे शॉर्ट में समझ रहे हैं। वी स्टार्ट विद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Now we start with cash flow from operating activities from net profit before tax. Net profit before tax. देखो हम यहाँ पे नेट लिख रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही होता है। नेट का मतलब होता है आफ्टर एवरी एक्सपेंसेस, बट हमने इनमें कुछ टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करी है, इसलिए हम उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख सकते हैं। क्योंकि टैक्स तभी अराइज होता है जब प्रॉफिट होता है,
इसलिए अगर मेरे पास प्रॉफिट ही इतना कम हो गया कि मेरे को उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती तो वो भी नेट प्रॉफिट ही कहलाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके आगे लिखना WN, दैट इज वर्किंग नोट्स नंबर, जो भी हमारा होगा WN, ये लिखना जरूरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी कैलकुलेशन तो बैलेंस शीट में कहीं पे दी हुई नहीं। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ऐसे लिख लेते हैं तो दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएगी। इधर कॉलम ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस। अगर हम समझे नॉन कैश एक्सपेंस, दैट इज नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सिर्फ एक ही एक्सपेंस होता है, दैट इज डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो हमें ये लिखना है तू यही लिखते ना, तो उसका डिटेल लिखा। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, नॉन कैश पता होना चाहिए ना। अगर वो तेरे से क्वेश्चन में पूछ ले गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो तू लिखेगा ऐसे। अगर तुझे मतलब तू प्रैक्टिस में एक बार लिख देगा तो तुझे याद रहेगा। फिर ये तीन चीजें यहां पे ऐड होंगी। इसके अलावा नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, वो भी हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह। नॉन ट्रेडिंग इनकम्स, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी माइनस हो जाएगा। Non-trading profits is profit on sale of fixed assets. No other incomes भी माइनस होंगे। Other incomes received in cash, that is the most important thing. Other incomes received in cash, याद रखना, अगर कैश रिसीव, यहाँ पे सिर्फ वही अमाउंट ऐड होती है जो कैश में रिसीव हुई है। जैसे रेंट रिसीव्ड है तो रेंट रिसीव्ड वाली अमाउंट ऐड हो जाएगी, एक्रूड वाली अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगी, राइट। तो इसे डिविडेंड रिसीव्ड, जो रिसीव हो गया वो आएगा, जो रिसीव वो नहीं हुआ वो नहीं आएगा, क्योंकि जो रिसीव हुआ होगा उसी से कैश इनफ्लो हुआ होगा। हमारे को वही नेट अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट तो पे जो हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा। आ तो गया बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और नॉन कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट तो ऊपर चला जाएगा। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंसेस मींस ऑपरेटिंग, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज गुडविल रिटर्न ऑफ, नो हाँ फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सर ये वैसे भी लिख सकते हैं ना, गुडविल रिटर्न ऑफ। वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई, इतना बड़ा फॉर्मेट याद करने में दिक्कत होती है। इसको कई स्कूलों में या कई एग्जांपल्स टीचर यही जरूरी नहीं ना वो ये बोलेगा, वो सिर्फ अगर देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में उसने पूछा गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या लिखे? तो बोलेगी मैंने तो वो याद ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं क्या होता है सर लेकिन इसलिए वो हेड्स भी याद होने हैं साथ में, सो दैट आपको वो सब कुछ याद रहे। इसमें हम नॉन कैश लिखते हैं जब कैश फ्लो बना रहे हैं तो इसमें कैश तो नॉन हम क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद कैश फ्लो पढ़ना है ना, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमारे पास कैश फ्लो कितना हुआ है। लेकिन इसमें कैश डेप्रिसिएशन है तो उसमें कैश का तो कोई यूज ही नहीं है। नहीं होता तो, लेकिन वो है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना, और ये किसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो सब इसी में है। जो डेप्रिसिएशन वाला सर ने ऊपर लिखवाया था नोट में, याद सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सर ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग अगर एसपीआर से रिटर्न ऑफ होते हैं तो ये नहीं आता। ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और अदर इनकम्स कैश में होनी चाहिए, तभी हम कैश। This gives us
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन हमने वर्किंग कैपिटल को तो एडजस्ट ही नहीं किया, तो ये कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो हम इसमें ऐड ऑन करते हैं, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, सेकेंड इनर कॉलम में लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस increase in current assets, decrease in current liabilities. इससे हमारे पास अमाउंट आएगी कैश, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। Net cash generated from operation less taxes paid, that is net taxes paid, that is net taxes paid. Now what do you mean by net taxes paid? Net taxes paid means tax paid in the current year minus refund of tax। जो भी आपने टैक्स करंट ईयर में पे किया होगा उसमें से जब आप रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट टैक्सेस पेड आ जाएगा, तब आपके पास नेट टैक्सेस पेड आ जाएगा। फिर ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से जो भी हमारे पास कैश क्रिएट हुआ होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से जो भी हमारे को एक्स्ट्रा कैश मिला होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से जो भी मुझे कैश मिला होगा उस कैश को मैंने कहाँ यूज किया होगा, मैंने उस कैश को बिजनेस की ऑपरेशन में यूज कर लिया रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज के अंदर, इसलिए मैं उसको यहीं पे ऐड ऑन कर दूंगा। इससे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी नेट कैश फ्रॉम, फ्रॉम मींस अगर मेरे पास पॉजिटिव कैश क्रिएट होगा तो फ्रॉम आ जाएगा, और नेगेटिव कैश होगा मतलब कैश यूज्ड होगा तो वो माइनस आ जाएगा। नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर इसकी पीडीएफ भेज देना, ये डाल देंगे। ओके, कंप्लीटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद नेक्स्ट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाते हैं तो हमारे को वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, हमारे को इनमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कैश आ रहा होगा तो प्लस, दैट इज कैश इनफ्लो एडेड, कैश आउटफ्लो माइनस। कैश आ रहा है तो ऐड होगा और कैश जा रहा है तो माइनस होगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम sale of fixed assets, proceeds from sale of fixed assets includes proceeds of sale of intangible and tangible both these assets. It includes tangible and intangible both the assets. Then proceeds from sale of
investments. This includes current investments and non-current investments. But in current investments we don't include marketable securities. इसका मतलब proceeds from sale of non-current investments ही सिर्फ आएंगे. Proceeds of tangible and intangible assets. Then interest, dividend, rent received. Dividend, rent, interest received. इसके नीचे ब्रैकेट में लिखना डिविडेंड और हाँ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज. डिविडेंड और इंटरेस्ट बेसिकली डिविडेंड और ऐसे लिख लेते हैं, दो अलग अलग कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो. इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, इसके नीचे लिखना नॉन फाइनेंशियल कंपनीज. क्योंकि अगर ये फाइनेंशियल कंपनी है और उसके अंदर हमने इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव किया है तो वो hamaरे लिए एक ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाती है. देन रेंट रिसीव्ड, देन पेमेंट्स. जहां जहां हमारे ये सारे हमारे पास सोर्स हैं, इनसे पैसे आए, पैसे जाएंगे वहां से. पेमेंट फॉर सर रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में purchases of fixed assets, payment for purchases of investments. जब हम फिक्स एसेट्स की बात करेंगे तो हम फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों के बारे में बात कर रहे हैं. जब भी हम फिक्स एसेट्स बोल रहे हैं हम वहां पे टेंजिबल भी ले रहे हैं और इंटेंजिबल, मतलब दोनों को ले रहे हैं. ये नहीं कि हम एक ही को ले रहे हैं, हम दोनों को इंक्लूड करके कर रहे हैं. देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो प्लस भी हो सकती है और वो माइनस भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन हाउ द गुड्स लॉस्ट, राइट. लेकिन हम उसको यहाँ पे नहीं लिखते क्यों हम उसको फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है. रेयर कंडीशन है, बोल ही रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो वो रेयर कंडीशन है, वो रेगुलर रूटीन एक्टिविटी में नहीं होती. तो हमारे रेगुलर रूटीन में यही आता है. दैट मेक्स इट नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन. पेमेंट और प्रोसीड लिखना है. हाँ, अब ये लिखना है आपको प्रोसीड्स एंड पेमेंट्स. नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन. यूज्ड इन होगा तो ब्रैकेट में आएगा क्योंकि वो नेगेटिव अमाउंट होगी. हमारे पास जितना कैश आया था हमने उससे ज्यादा कैश यूज कर लिया इसमें. नेट कैश फ्रॉम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. फिर बारी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग में सबसे ज्यादा पैसा आता है हमारे पास सेल इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इसके बाद एक लाइन छोड़ देना. प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे. इसमें कुछ लिखा है ना, पहले से हो रखा है. Proceeds from issue of debentures, इसके बाद भी एक लाइन छोड़ देंगे.
शेयर्स और डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, तो लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से भी पैसा आता है, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग शॉर्ट बोरोइंग्स। Proceeds from bank overdraft and cash credit. कैश क्रेडिट भी एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह ही होता है। ये सारे के सारे हमारे प्रोसीड्स हैं, इनसे हमारे पास पैसे आते, इनसे हमारे पास पैसे आते, जाते कहाँ है? पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, और ये मैं सभी सारे पहले ये एक साथ लिख लिया है, इजी होता है। मतलब चलो ठीक है ना, चेंज करें। पेमेंट फॉर फाइनल डिविडेंड, सर इनकी बीच में लाइन छोड़नी है। छोड़ दे तो बेटर रहेगा, नहीं तो वर्किंग से सीख। पेमेंट फॉर फाइनल डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ, पेमेंट फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब ही वही हो गया, पेमेंट हो रही है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, that is an extraordinary item. पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गई हमारे लिए। जब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स के बारे में बात करेंगे तो हम उस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी, सॉरी शॉर्ट टर्म लोन्स भी ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स भी ले रहे हैं। जब हम यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो भी इस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स की पेमेंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन है या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है, वो सब कुछ आएगा। और जब हम यहाँ पे पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड लिख रहे हैं, दैट पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड इंक्लूड्स नेट पेमेंट ऑफ proposed dividend, that is preference dividend and preference dividend, and interim dividend, that is equity dividend. Interim dividend basically equity share capital के ऊपर होता है और proposed dividend basic commonly preference shares के ऊपर होता है। तो उन दोनों की पेमेंट को हमने यहाँ पे लिखा है, right? Then comes, अब कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे नेट अमाउंट भी लिख सकते हैं और नॉन नेट अमाउंट। नॉन नेट अमाउंट मींस जैसे प्रोसीड्स मैंने शेयर इशू किए थे 10 लाख के, उस पे मैंने एक्सपेंसेस किए 20,000 रुपए, तो वो 20,000 रुपए में वो 10 लाख में से सब्ट्रैक्ट आउट करके भी लिख सकता हूँ और मैं उसे अलग से भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने उन्हें अलग से लिखा है तो मैं उसे माइनस कर दूंगा, दैट इज पेमेंट फॉर शेयर इशू एक्सपेंसेस स्लैश अंडरराइटिंग कमीशन राइट। इन सब चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास नेट अमाउंट आएगी,
that is net cash from or used in financing activities. Net cash from or used in financing activities. सर वो लाइन में लिखा है अलग लिखा है उसी लाइन में, मतलब यहाँ पे टोटल क्या पे लिख दियो, ये तीन उसका ऐड करके। अब तीनों एक्टिविटीज को निकाल लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर ली, इन्वेस्टिंग कैलकुलेट कर ली और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज को ऐड ऑन करते हैं। तीनों एक्टिविटीज को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट इंक्रीजेस और decreases in cash and cash equivalent. Net increases or decreases in cash and cash equivalent. Add opening balances of cash and cash equivalent gives us closing balance of cash and cash equivalent. Opening balance of cash and cash equivalent gives us equals to closing balance of cash and cash equivalent. तो ये इसके बराबर आ जाएगा. This is how we prepare. This is a journal basic format of cash flow statement. ये हमारा basic format है. क्वेश्चन करने का तरीका हमें खुद सीखना है और उसको हम अपने आप अप्लाई करेंगे. शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से. शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से. क्लास कितनी हमारे पास सारी सबसे पहले एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स. हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहला यही ऐड किया था, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स. What happens in interest on borrowings and what is interest on borrowings is interest to be paid on loan, interest to be paid on every borrowings, whether it is short term or it is long term. It is compulsory to be paid. Why? Because interest on borrowings is a charge against profit. It is a charge against profit. चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स तो पे करना ही करना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में मेंशन है देन इट्स वेरी गुड, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है देन इट्स ऑल्सो. हमारे को कुछ चीजों का ध्यान रखना है. We are given with previous year balance, we are given with current year balance. On the liability side of non-current liability, basically non-current liabilities ही होती है borrowings. Long term मान के चलते हैं. We are given under non-current liabilities, long term borrowings के under सारी चीजें आती है. Let's take 10% debentures. Now what does this basically means? This means ये जो 10% है, this 10% is the rate of interest to be charged on these debentures amount. This is the rate of interest. इसका मतलब कोई भी borrowing से पहले जो rate percentage rate लिखा होता है, that percentage rate is rate of borrowings. That percentage is the rate of borrowings. और अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि हमने कौन सी बोरोइंग्स कब करी है, when there is a change in the borrowings amount, then it is always charged on the opening balance. Let's say 1 लाख रुपए था और अब 1,20,000 रुपए है. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके बारे में. अब इसमें दो चीजें हो गई. पहली, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लगेगा ओपनिंग बैलेंस में.
10% of 1 lakh, that is 10,000 rupees, that is interest. क्योंकि वो हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह पे एडजस्ट होती है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है, दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो वो 10,000 रुपए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स के नाम से, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के नाम से 10,000। दूसरा, यहाँ पे डिवेंचर्स की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिवेंचर्स की अमाउंट इंक्रीज हो रही है इसका मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है 20,000 रुपीज। वो 20,000 रुपीज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स। और अगर यही अमाउंट डिवेंचर्स की घट रही होती, डिक्रीज हो रही होती, जैसे 1 लाख से 90,000 हो रही थी, तो हम 10,000 रुपीज वहां पे रिडम्पशन ऑफ लिखते, वहां पे हम पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स लिखते। ये बात का आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, लेट्स से हमारे को इस तरीके से दिया हुआ 10% डिवेंचर्स, प्रीवियस ईयर में 1 लाख, करंट ईयर में 0। इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नहीं लगाएंगे, इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को ये नहीं पता कि हमने, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमने यहाँ पे रिडम्पशन करी थी, हमारे को ये नहीं पता कि हमने वो रिडम्पशन कब करी है, हमने ईयर की बिगिनिंग में रिडम्पशन करी है या हमने ईयर की एंड में रिडम्पशन करी है। तो इस केस में हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो रिडम्पशन है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही हो गई। जब ईयर के बिगिनिंग में ही रिडम्पशन हो गई तो मुझे इंटरेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट हम उस अमाउंट पे पे करते हैं, इंटरेस्ट हम उस अमाउंट पे पे करते हैं जो अमाउंट, जिस अमाउंट को हमने पूरे साल यूज किया होगा। भाई अगर मैंने ईयर की बिगिनिंग में रिडम्पशन कर दी तो इस 1 लाख रुपए को तो मैंने करंट ईयर में यूज ही नहीं किया। जब मैंने करंट ईयर में उसे यूज ही नहीं किया तो मुझे उस पे इंटरेस्ट नहीं लगा, तो मुझे उस पे इंटरेस्ट नहीं लगा। दूसरा केस, अगर ये रिवर्स साइड भी हो सकता था, भाई पिछले साल मेरे पास कुछ नहीं था और अब मेरे पास 10,000 रुपए है करंट ईयर में, इस केस में भी इंटरेस्ट नहीं लगाना। कहने का मतलब है अगर प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों में से किसी भी ईयर का बैलेंस मिसिंग होगा या उसका बैलेंस 0 होगा, उन दोनों केसेस में हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। यहां पे हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमने डिवेंचर्स, क्योंकि इंक्रीज हो रहे थे इसका मतलब हमने डिवेंचर इशू किया है, इस केस में हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो डिवेंचर्स इशू हुए हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर में हुए हैं। जब वो एट द एंड ऑफ द ईयर में इशू हुए हैं तो उस केस उसमें भी हमारे को इंटरेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरे साल तो वो पैसा यूज नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमेशा दो जगह पे आता है क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग में माइनस। और इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स में ही एक चीज और होगी, अनक्लेम्ड और अनपेड। अनक्लेम्ड और अनपेड, मेरे डिवेंचर्स थे 1 लाख रुपए के और करंट ईयर में भी 1 लाख। इसका मतलब मैंने इस साल कोई भी डिवेंचर इशू नहीं किया, ना इशू किया ना रिडम्पशन। फिर इन द हेड करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दिया हुआ 2,000 करंट ईयर, प्रीवियस ईयर वाज निल, करंट ईयर में वो 2,000। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है
अनपेड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मुझे पे कर देना चाहिए था लेकिन उसमें से मैंने 2000 रुपए का इंटरेस्ट पे नहीं किया। ये अनपेड इंटरेस्ट जो है वो करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं होता। This is not treated as a current liability because this is a financing activities item which has not yet been paid. इसलिए हम उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही एडजस्ट करते। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे वहां पे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अमाउंट दी हुई नहीं है इसलिए वो ले लो गया, एड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तब हम पूरा इंटरेस्ट 10,000 रुपए ही ऐड करेंगे, तब हम पूरा 10,000 ही ऐड करेंगे। लेकिन जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बना रहे होंगे, जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बना रहे होंगे उस केस में जब हम लिखेंगे पेमेंट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड या पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तब हम सिर्फ 8,000 रुपए माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा टोटल इंटरेस्ट था 10,000 रुपीज का, उस 10% ऑफ 1 लाख प्रीवियस ईयर की अमाउंट पे 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपीज। लेकिन उस 10,000 के इंटरेस्ट में से मैंने 2,000 रुपए का इंटरेस्ट अनपेड है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट अभी मैंने पे नहीं किया, तो -2,000, that gives us 8,000 minus, that gives us 8,000 minus। तो हम यहां पे लिखेंगे नेट कैश, क्योंकि ये माइनस आ गया तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और यहां पे आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये प्लस में है। अगर जैसे डिवेंचर है वो 1 लाख से 90,000 हो रहे हैं। इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और अनपेड इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिवेंचर्स की अमाउंट का ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिवेंचर्स की अमाउंट का ध्यान रखना कि डिवेंचर्स की अमाउंट में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर चेंज आ रहा है तो वो कौन सी डेट, अगर डेट मेंशन्ड है या नहीं है वो ध्यान रखें। अगर डेट मेंशन्ड है तब तो अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड इंटरेस्ट लगा देंगे। अगर डेट मेंशन्ड नहीं है तब हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर डेट मेंशन्ड है तो टाइम बेसिस पे लगा देंगे, अगर डेट मेंशन्ड नहीं है तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन में ये मेंशन हो या ना हो, हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स की एडजस्टमेंट्स करनी ही करनी है। लेट्स टेक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। 10% डिवेंचर्स था 1 लाख रुपीस का और करंट ईयर का था 1,20,000। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी। पहली, इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑन, पहला मानते हैं 1 अप्रैल 2020, हमारा प्रीवियस ईयर था 1 अप्रैल 2020 और एंड है 31 मार्च 2021। पहली कंडीशन है आपने डिवेंचर्स इशू किए 1 अप्रैल 2020 को। सेकंड कंडीशन है हमने इशू किया 31 मार्च 2021 को, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। और तीसरी कंडीशन है
issue of debentures in between any date, let's say 1st July date. अगर मैं फर्स्ट कंडीशन पे चलूं, क्योंकि हमने ईयर की बिगिनिंग में ही डिवेंचर इशू कर दिए थे, तो इसका मतलब जितने रुपए के डिवेंचर्स मैंने इशू किए हैं उस अमाउंट को मैंने पूरे साल यूज किया है, राइट? तो इसका मतलब इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट लगाएंगे क्लोजिंग बैलेंस. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज इक्वल्स टू 1,20,000 into 10 by 100 is rupees 12,000. यहां पे मैंने ईयर की एंड में किया था, तो मैंने डिवेंचर्स एंड में किया तो मैंने पूरे साल 1 लाख रुपए यूज किए होंगे, तो यहां पे मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा 1 लाख. 1 lakh into 10 by 100 रुपीज 10,000. और इन द मिडिल किया है तो टाइम बेसिस पे लगा लेते हैं इंटरेस्ट. ₹1,00,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगा लेते हैं 10% के हिसाब से 10,000. 20,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगाते हैं फॉर 9 months 1,500. टोटल इंटरेस्ट आ गया 11,500. मींस सिर्फ उसकी कैलकुलेशन में फर्क आएगा, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम एज इट इज हो. इसी तरीके से अगर रिडम्पशन होती है तो आपको डेट पे ध्यान देना है कि वो रिडम्पशन किस तरीके से हो रही है. इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं. रिडम्पशन देखते हैं. तेरी तरह चलते हैं. फिर टेक ना एग्जांपल, हमने इशू किया था, अब हम रिडम्पशन लेते हैं. 10% डिबेंचर्स 1 लाख से 90,000 रुपीस हो गए. तो रिडम्पशन के लिए भी सेम तीनों कंडीशन होगी. रिडम्पशन इन द बिगिनिंग, दैट इज ऑन 1/4/2020, या redemption at the end, that is on 31st March 2021, और तीसरा redemption in between. Let's take redemption on July. 1st July. तब इंटरेस्ट, क्योंकि बिगिनिंग में हुई थी रिडम्पशन, तो हम क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगा देंगे. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स then will be equals to 90,000 into 10 by 100, that is rupees 9,000. क्योंकि 10,000 रुपए मैंने इन द बिगिनिंग तो ईयर में ही रिडम्पशन कर दिया, तो मैंने पूरे साल तो 90,000 यूज किया था. जब मैंने पूरे साल 90,000 रुपीस यूज किया तो मैंने 90,000 पे ही इंटरेस्ट लगाया. फिर रिडम्पशन एट द एंड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स will be in the beginning of the year, क्योंकि 1 लाख रुपए मैं पूरे साल यूज कर रहा था, जब ईयर खत्म हो गया तब इंटरेस्ट लगाने की बारी है. इन द मिडल किया मैंने 1 जुलाई को रिडम्पशन कर दी. जब मैंने 1 जुलाई को रिडम्पशन करी है तो 1 लाख रुपए पे मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट लगाया 10%, सॉरी 3 मंथ्स के लिए. फिर 90,000 पे 10% 9 मंथ्स के. या आप ऐसे कर सकते थे, 1 लाख रुपए पूरा साल का लगाते और 9 उस पे माइनस कर देते 10,000 पे 9 मंथ्स. दैट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. तो हमने इजी वाला तरीका ले लिया, इसके हिसाब से हमने निकाल लिया. तो 2,500 रुपए आ गए इसके लिए, और यहाँ पे सर हमने यहाँ पे 1 लाख 3/12 के लिए 1 जुलाई का.
ठीक है बट सर वो 10 अगर मैं सिर्फ 10,000 को ले लेता जो हमने 10,000 का हुआ है उस पे 3 बाय वो कर देता 9/12 मतलब 1 लाख पे पूरे साल का निकाल के और 10,000 पे वो कर हाँ। सेम ही है ना वही जैसे मर्जी कर लो। ठीक अभी सेकंड एक्टिविटी है ना इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। चौथा तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आप ट्रीटमेंट सेम है, ध्यान क्या रखना है डेट्स का। सारा जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो सारे का सारा प्रोसीड्स पर रहेगा कि आपने कौन सी रेट को कितने रुपए का डिबेंचर इशू किया है और आप उसको किस तरीके से करना है। आज हमने फर्स्ट टॉपिक किया, बाकी जो सारा ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग वाला है वो हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर रिवीजन इन 3-4 क्लासेस। ओके गाइस, बाय। ये वैसे 6